नमस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विवादों में घिर गए। विवाद क्या है? भूमि विवाद है, आपकी जानकारी में है, लेकिन आज हम सरल तरीके से इस विवाद को समझेंगे, इसकी गहराइयों पे जाएंगे, क्योंकि इसमें कई पहलू निकल के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोहन यादव का बचाव किया है। उनका कहना यह है कि वो मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले अंदर ही अंदर ये साजिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये साजिश है? हम एक तो ये हो सकता है कि जैसा बहुत आजकल जोशीला माहौल चल रहा है, ये उठाओ और तमाम सारा टूट पड़ो मोहन यादव पे, सिर्फ क्योंकि हमको कुछ ऐसे दर्शक चाहिए जो मोहन यादव को पसंद नहीं करते हैं या बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। हम थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहेंगे। पहले ये जान लें इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या है। खबर ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव 168 एकड़ ज़मीन है जो खरीदी गई है। और ये ज़मीन कैसे खरीदी गई है इसको समझिए। मैं अब उस ज़मीन पर नहीं जा रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी में कितनी खरीदी है, वो तो 300 कुछ एकड़ है, लेकिन 168 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, जिसमें 17 एकड़ ज़मीन खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरीदी है। सिद्धि विनायक डेवकॉन करके कंपनी है, पारिवारिक कंपनी है, जिसमें वो और उनकी पत्नी भी हिस्सेदार हैं। ये 28 एकड़ खरीदी गई है। उनके बेटे वैभव यादव के नाम से 17 एकड़, सीमा यादव पत्नी के नाम से 11 एकड़, मंगल मूर्ति इंफ्रा एक और कंपनी है परिवार की, उसके नाम से 20 एकड़, और शालिनी यादव बहू है, उनके नाम से 10 एकड़, नीलेश यादव और पत्नी मतलब भतीजे और उसकी पत्नी, इनके नाम से 108 एकड़, गोविंद यादव और पार्टनर्स यानी भतीजे का परिवार 47 एकड़, नारायण यादव भाई हैं, उनके नाम से 19 एकड़, नंदलाल यादव भाई हैं, उनके नाम से 17 एकड़, कलावती बहन है, उनके नाम से भी 17 एकड़ है, और एक भतीजा अभय यादव एंड पार्टनर नाम से कंपनी चलाता है, उसके नाम से 16 एकड़, और रेखा यादव नारायण यादव की पत्नी, उनके नाम से 6 एकड़ है। यानी कुल मिला के वैसे देखा जाए तो 327 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इसमें जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उसमें सड़क, हाईवे, परिवहन परियोजनाओं के पास 111 एकड़, लैंड यूज परिवर्तन वाले क्षेत्र में 37 एकड़ और अन्य जगहों पर 20 एकड़। बस हो गया है, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ लिया होगा और भोंपू की तरह सारे चैनल बज रहे हैं, सब आपको इन्फॉर्मेशन होगी। मध्य प्रदेश के चैनल नहीं बज रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चैनल सरकार के खिलाफ चूं भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दाना पानी सरकारी खर्चे से चलता है। अगर सरकारी विज्ञापन बंद कर दो तो ये चैनल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इक्का दुक्का कर जाएंगे। खैर, अब हम आते हैं कि इसमें कहानी क्या है। कहानी अखिलेश यादव के हिसाब से तो ये कि भाई इतनी एकड़ ज़मीन खरीदी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उनका काम ही ज़मीनों का है। वो परिवार ज़मीनों की खरीद फरोख्त करता है और ज़मीनें डेवलप करता है, बनाता है, कॉलोनियाँ काटता है और उसको बेचता है। तो ये एक सीधी सीधी कहानी कही जाती है। तो भाई मुख्यमंत्री बन गए तो क्या गुनाह हो गया, धंधा ना करें? ये बात भी एक लॉजिक है जो दिया जा सकता है, पर ये लॉजिक कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मोहन यादव जब खड़े होकर शपथ लेते हैं तो बोलते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ये अंग्रेजी जैसी कठिन हिंदी का मतलब ये है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं और मेरी जानकारी में कोई चीज़ लाई जाती है, मुझे पता चलती है, तो मैं तब तक उसको किसी को भी नहीं बताऊंगा जब तक कि ऐसा मुख्यमंत्री के काम के तौर पे बताना ज़रूरी ना हो। यानी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, उसमें यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी आप किसी को नहीं बताओगे। यानी आपने गोपनीयता की शपथ ली है और ये गोपनीयता हर पद के साथ जुड़ी होती है। और यहाँ पर जो खेल सामने आ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं,
जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी कह रही है उसके हिसाब से अब हुआ क्या है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे कुछ जानकारी मिलती है। यानी उनको पता चलता है कहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, कहाँ विकास होने वाला है, कहाँ पे हाईवे निकलने वाला है और कौन कौन सी जगहों पर हम खेती की ज़मीन को लैंड यूज चेंज करना परमिट करने वाले हैं। यानी ये पता है कि अगर लैंड यूज चेंज हुआ, खेती की ज़मीन अगर आवासीय या कमर्शियल ज़मीन बनती है तो उसके दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। ये बात मोहन यादव को पता है। मोहन यादव को ये भी पता है कि हाईवे कटेगा, यहाँ से कटेगा, कहाँ से जाएगा। तो मुख्यमंत्री के तौर पे उनको जो गोपनीय जानकारियां हैं, इस खरीद फरोख्त से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सीएम साहब को पता था कि यहाँ से हाईवे निकलेगा, तो उन्होंने और उनके परिवार ने वहाँ से भर भर के ज़मीनें खरीद ली कि जैसे ही हाईवे निकलेगा ज़मीनों के दाम कई गुना हो जाएंगे। जैसे ही लैंड यूज चेंज करने की इजाज़त मिलेगी, आदेश आएगा, इन ज़मीनों के दाम कई गुना हो जाएंगे। ये आरोप उनके ऊपर लगता है कि उनके पास अंदर की बात थी, उनके पास वो जानकारी थी जो करोड़ों रुपए में बदल सकती थी और मुख्यमंत्री के तौर पे उस जानकारी को मोहन यादव को एकदम सीक्रेट रखना था। लेकिन वो जानकारी उन्होंने सीक्रेट रखने के बजाय उसका इस्तेमाल अपने हित में किया और अपने परिवार के हित में किया, या परिवार को इस जानकारी को लीक किया या इसको गोपनीयता की शपथ को भंग किया। ये बात सीधे सीधे ये है कि अगर आपको पास में कुछ ऐसी जानकारी थी जो करोड़ों रुपए में बदल सकती थी, तो आपने सैकड़ों करोड़ों में बदल सकती थी, तो आपने उस जानकारी को लीक कर दिया ताकि उसमें आपका फायदा हो रहा था। पहली चीज़। दूसरा चीज़, शेयर बाजार के बारे में मैं अक्सर वीडियो बनाता हूं तो आपको बताता हूं इनसाइडर ट्रेडिंग। और पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ये आरोप लगे थे कि शनिवार होते होते वो आदमी घोषणा कर देता है शांति की, मंगलवार होते होते अशांति की घोषणा कर देता है, ताकि मार्केट के अंदर इसका फ़ायदा उठाया जा सके। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां आई जिनमें कि लोगों ने पहले से ज़मीनें खरीद ली, माफ़ कीजिए, ज़मीनें खरीद ली, उनके केस में शेयर खरीद लिए या तेल खरीद लिया या एक्सचेंज में ट्रेडिंग की, और उनको मालूम था दाम गिर जाएगा, तो उन्होंने उसका लाभ उठाया। कुछ शॉर्ट सेलिंग की किसी मामले में उन्होंने सस्ते में खरीद के महंगे में बेचा, और शॉर्ट सेलिंग मैं आपको बता चुका हूँ, महंगे में खरीद के आप सस्ते में बेचते हैं। मोहन यादव के केस में एग्जैक्टली वही हुआ है। इन्होंने ज़मीनें सस्ते में खरीदी और ये इनको अंदर से पता था कि आज मैं सस्ते में खरीदूंगा तो कल ये ज़मीनें महंगी बिक जाएंगी, और इस जानकारी को लीक किया। तो कुल मिला के पद का घनघोर दुरुपयोग का आरोप बनता है। अब अगर आप इस आरोप को ये मान लें कि कुछ समय के लिए कि ठीक है भाई, जैसा अखिलेश यादव बचाव कर रहे हैं, तो ये एक शैली दिखाई देती है जिसकी लोग बात करते हैं, जो संघ परिवार की शैली लगती है। आरएसएस के लोग इस तरह के घोटाले देश भर में कई जगह कर रहे हैं। जैसे ही उनको पता चलता है वो सरकार का फ़ायदा उठा के, सरकार की जानकारियों का फ़ायदा उठा के और उसको कमाई में बदलते हैं। आरोप उज्जैन में नहीं लगा है, इससे पहले अयोध्या में भी आरोप लग चुका है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अयोध्या में किस तरह से मोटी ज़मीनें इकट्ठी की गई। जैसी सूची मैंने आपको अभी दी है मोहन यादव की, वैसी मैं आपको अयोध्या की देता हूँ। अयोध्या में भी जब ये पता चला कि वहाँ राम मंदिर बनने वाला है, उसके लिए डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ ज़मीनें एक्वायर होगी, कुछ ज़मीन का ये होगा, तो उस ज़मीन के बारे में जो लोग जानकारी अंदर की रखते थे सरकार की, जैसे इस केस में आरोप लग रहा है कि मोहन यादव अंदर की जानकारी रखते थे और उन्होंने उसका फ़ायदा अमीर बनने में उठाया और सरकारी ज़मीनें खरीद ली। ठीक वैसे ही आरोप अयोध्या में लगा था। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने राम मंदिर के फैसले से 2 महीने पहले 1480 मीटर ज़मीन खरीदी, और जैसे ही मंदिर के डेवलपमेंट का मामला बढ़ने लग गया, उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने ऊंचे दाम में उस ज़मीन को बेचा। विधायक इंद्रमोहन तिवारी पर आरोप लगता है कि उन्होंने नवंबर 19 में ज़मीनें खरीदी थी। जो राम जन्मभूमि फैसले के बाद नेता लोगों ने ज़मीन खरीदी उसमें उनका भी नाम था।
बड़ी संख्या में अफसरों के रिश्तेदारों ने भी ज़मीन का बंदरबाट किया। डिविजनल कमिश्नर के रिश्तेदार, एसडीएम के रिश्तेदार, डीआईजी के रिश्तेदार, राज्य सूचना आयुक्त के परिवार के सदस्य और राजस्व अधिकारियों के रिश्तेदार, यानी जिनको भी सरकारी सूचनाएं थी ये ज़मीन एक्वायर होगी, ये होगा, उन लोगों ने अपने नाम से नहीं तो रिश्तेदारों के नाम से उन ज़मीनों को सस्ते में खरीद लिया और इस तरह से बहुत मोटा खेल हुआ। सबसे ज़्यादा रोचक है 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में ज़मीन बेचने का सौदा। 2 करोड़ में एक ज़मीन खरीदी गई। कुछ ही मिनटों बाद वो ज़मीन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई और इसको खरीद के और बेचने वाला आदमी जो है वो ट्रस्ट का मेंबर था। मतलब ऐसे समझिए कि मैं अगर इस ज़मीन को एक्वायर करने वाला हूँ जिसकी कीमत मैं 18.5 करोड़ रुपए देने वाला हूँ, तो ये बात पता चलने से पहले ही जो मेरे ट्रस्ट के लोग हैं उनमें से एक आदमी ने किसान के पास जाके दबाव डाल के 2 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीद ली और 2 घंटे के अंदर 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ की ज़मीन हो गई। उन्होंने ज़मीन खरीदी, नोटिफिकेशन आया और फिर मंदिर ट्रस्ट ने वो ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण अयोध्या में भी आए थे। यानी एक सीधी सी बात ये है कि क्या ये मामला करप्शन का है? हाँ है। क्या इस मामले को आप सीधे सीधे कह सकते हो कि उन्होंने वहां पे हाईवे बना दिया ताकि ज़मीन की कीमत बढ़ाई जा सके? ना, हाईवे बनना था, उनको पहले से पता था तो उन्होंने ज़मीन खरीद ली, ऐसा दिखाई देता है। यानी सूचना जो आपके पास थी, जो अति महत्वपूर्ण सूचना थी, उस सूचना को आपने गोलमोल कर करा के किसान को उल्लू बना के जिसको ज़मीन का फ़ायदा होना चाहिए था उससे पहले ही सस्ते में ज़मीन खरीद ली और ज़मीन खरीदने के बाद में उस ज़मीन के बहुत सारे दाम बढ़ गए। और ये काम थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बड़े लेवल पे हुआ। मुख्यमंत्री के परिवार ने किया, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल हैं, इसलिए अखिलेश यादव कितना भी बचाव करें, खेल तो हुआ है। पर अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं जिसमें कुछ लीगल सवाल भी हैं और भारत में जिस तरह से अदालतों में फैसले होते हैं वो आपको पता ही है। हो सकता है कि मोहन यादव ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि भाई मेरा काम है ज़मीन बेचना, ये बेचना। तो यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। मुख्यमंत्री का अगर वो ज़मीनों के धंधे में शामिल है और उसके पास से वो सूचनाएं निकल रही हैं जो वहां असर डालती हैं, या मुख्यमंत्री होने के नाते वो कोई भी फैसला लेते हैं जो उनके परिवार को मोटा फायदा दिलाने वाला है, तो ऐसे फैसले से मुख्यमंत्री को दूर रहना चाहिए। जैसा कि केजरीवाल के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की वकील साहब, जज साहिबा को कहा गया था कि आप इससे रेक्यूज कर जाइए क्योंकि आपके ऊपर आरोप है कि आप आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकली आप अलाइंड है, इसलिए आप केजरीवाल के साथ न्याय नहीं करेंगी, ऐसा केजरीवाल को महसूस होता है। तो इस मामले में मोहन यादव ने अपने आप को उन फैसलों से अलग नहीं किया जिन फैसलों से उनके परिवार को लाभ होने वाला था। तो तकनीकी तौर पे ये भी एक बहुत बड़ी गलती है और इससे भी बड़ी गलती सोचने की है कि मोदी जी ने मोहन यादव को किस क्वालिफिकेशन में मुख्यमंत्री बनाया था। भाई, एक इतना बड़ा लैंड माफिया जो बड़े स्तर पे ज़मीनें खरीदता बेचता है और यही कारोबार कर रहा है, इसको आप कह सकते हो भाई धंधा है, लेकिन धंधा कौन सा है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब कल के दिन आप बिल्डरों को मुख्यमंत्री बनाओगे, कल के दिन आप किसी और को मुख्यमंत्री बना दोगे, तब तो जो है वो फिर तो हो गया। तो इसलिए ये कई सारी चीज़ें हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को एकदम एक्सपोज कर देती हैं कि किन लोगों को बनाया। अयोध्या में आप देख लीजिए, अब जो नए मामले आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि भैया नोटों की गड्डी बनती थी और जब नोट की गड्डी को पैक किया जाता था तो उसमें 10 की जगह 12 गड्डी रख देते थे जहाँ जा रहा है पैसा, और सीसीटीवी बंद कर देते थे, ये आरोप लगाया गया।
और सीसीटीवी का फुटेज उड़ा दिया गया ताकि किसी को पता ही ना लगे कि 10 की जगह 12 गड्डी रखी गई थी। क्या गड्डी के अंदर ज़्यादा नोट लगाए गए थे? क्योंकि ये वहाँ जगह का है जब पूरा पैसा आता है दान का, ढेर लगा के बीन बीन को उसको गड्डियों में बांधा जाता है। उस जगह पे गड्डी में ज़्यादा नोट लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, 10 की जगह 12 गड्डी जा रही हैं एक बंडल में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही थी और उसके सबूत मिटाए गए थे। तो अब आप देखें तो कुल मिला के ये पूरा सीन भारतीय जनता पार्टी में जिस बदलाव की तरफ अखिलेश यादव इशारा कर रहे हैं वो बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अब इस बदलाव में कई पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है कि जो स्थापित सत्ता है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की हो या मोहन यादव की हो या किसी की भी हो, उस सत्ता के हिलने के चांसेस हैं। अब आप सोचिएगा कि जिन व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने कार से गोलियां चलाई थी, नृपेंद्र मिश्रा, इस मामले में नृपेंद्र मिश्रा बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा जो खेल हुआ है इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ट्रस्ट को नहीं चलाया जा रहा था। ट्रस्ट को प्रोफेशनल लोगों से चलवाना चाहिए। मतलब आरएसएस के बैकग्राउंड से, विश्व हिंदू परिषद के बैकग्राउंड से जो लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट में घुसे हुए हैं उनको बाहर करके एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल वाला ट्रस्ट बनेगा, ऐसी उनकी इच्छा है। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जब तक वो प्रधानमंत्री कार्यालय में थे वो रिमोट से योगी सरकार को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा थे। बहुत सारे फैसलों में योगी जी के फैसलों पे अमल नहीं हुआ। शुरू में योगी जी को एक तरह से देखा जाए जैसे उन्होंने कहा अधिकारी संपत्ति घोषित करेंगे, संपत्ति घोषित नहीं हुई और सबका टूल थे नृपेंद्र मिश्रा। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को क्या सीधे दिल्ली अब अपने कंट्रोल में लेने वाली है? यह एक बड़ा सवाल है और वैसा ही सवाल अब मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश में इस सवाल के साथ में कुछ और सवाल भी आते हैं। सवाल ये भी है कि भाई शिवराज सिंह को क्यों हटाया था? ताकि आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था जो कंट्रोल रहे, पूरी तरह से आपके हाथ में रहे, जैसा आप कहें करे वो, बैठ जा बैठ गई, उठ जा उठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। ये चीज तब आसानी से हो सकती है जब आपकी कोई ना कोई कमजोरी हो, जब आपकी कोई ना कोई कमी हो, जैसे कि आपका लैंड माफिया हो, आप लैंड का आपका कारोबार हो और उसमें इस तरह के काम करते हो तो आपको कभी भी कान पकड़ा जा सकता है। जैसे एप्स्टीन फाइल हो किसी की तो उससे आसानी से काम करवाया जा सकता है। तो जिसकी कमज़ोर नस होगी उससे उसको कंट्रोल करना आसान होता है, चूँ चपड़ नहीं करेगा। हालांकि आज के युग में तो वैसे भी कोई चूँ चपड़ नहीं कर सकता। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि हिटलर ने बाटनी को कैसे कंट्रोल किया था और नेतन्याहू क्या वही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि उन्होंने कितनी ज़मीन खरीद ली कितनी नहीं खरीद ली, उनका अधिकार है भाई, जितनी चाहे खरीदें। पर ज़मीन खरीदने में अगर सरकार के फैसलों की जानकारी, गोपनीय फैसलों की जानकारी अगर किसी व्यक्ति को है और उस जानकारी का लाभ उठाया जाता है और पैसा बनाया जाता है तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार में आता है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी आता है कि भैया अगर मान लीजिए, मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, मैं बैठा हूँ बोर्ड में इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरा भाई या भतीजा आ जाता है सामने इंटरव्यू लेने के लिए, मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है? मैं बोर्ड से उठ के बाहर चला जाऊँ या बोलूँ कि भाई मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा ना जवाब दूंगा, आप लोग समझो, क्योंकि ये मेरा भाई है। कई मामलों में जजेस ने अपने आप को रिक्यूज़ किया, चाहे सुप्रीम कोर्ट देख लो चाहे हाई कोर्ट देख लो, क्योंकि मामले उनसे जुड़े हुए थे। यहाँ पर हाईवे बनाने का फैसला हो रहा है, उज्जैन के विकास का फैसला हो रहा है और उज्जैन में वो आदमी वो फैसले कर रहा है जिसका वहाँ पर ज़मीनों का कारोबार है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो मामला गंभीर है। ये पूरी तरह से मामला धांधली और घोटालेबाजी का है जो पूरी तरह से ऐसा दिखाई देता, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही अंतिम सत्य है, क्योंकि जांच होगी तो मालूम पड़ेगा। अब जांच कैसी होगी पता नहीं। अयोध्या में जांच पे सवाल उठ रहे हैं कि भैया एसआईटी बना दिया आपने, बगैर एफआईआर किए ही एसआईटी बन गई। और एसआईटी रिपोर्ट किसको दे रही है? एक ऐसे आदमी को दे रही है जो खुद राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य है। तो गोलमाल है भैया, सब गोलमाल है। बहरहाल सबको पता ही, आप कुछ भी जान लो कुछ भी कर लो, पर नाला कहाँ गिरेगा? जहाँ गिरना है वहीं गिरेगा। क्यों गिरेगा? चुनाव उन्हीं को जीतना है। कैसे जीतना है इस पे बहुत सारे कयास सबके सपने अपने आइडिया है। बहरहाल
ये मामला गंभीर है और मध्य प्रदेश में ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप आने के बाद अब राज्य के लोगों को फिर सोचना पड़ेगा कि 2-2 हज़ार रुपये में जो तुम सरकार बनाते हो वो फिर ऐसी निकलती है। नमस्कार, जय हिंद।